आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक कांस्टेंट फोर्स है m2g/2 और ये ब्लॉक पे अप्लाइड है, जैसे कि हमें यहाँ दिख रहा है। ठीक है, और द स्ट्रिंग एंड द पुली आर लाइट एंड द सरफेस ऑफ टेबल इज स्मूथ, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ m1। तो देखिए, अभी मैं थोड़ी देर कुछ टाइम पहले आपको एक टेक्निक बताई थी कि आप ऐसे सवालों को एक 1D प्रॉब्लम में चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं m1 तो ऑलरेडी एक टेबल पर है और m2 को अगर हम ऐसे लिफ्ट करें तो वो दोनों एक ही लाइन में आ जाते हैं। ये m1 हो जाएगा, ठीक है, और ये m2 हो जाएगा। ये दोनों जुड़े हुए हैं एक स्ट्रिंग से। ठीक है, अच्छा, स्ट्रिंग में टेंशन होगा तो इस टेंशन से रस्सी m1 और m2 को पुल कर रही होगी। अब m2 पर का वेट था जो नीचे की तरफ लग रहा था, तो लिफ्ट करने में वो वेट भी ऐसे घूम जाएगा। कितना हो जाएगा? m2g। और इस पर लेफ्ट में फोर्स था F, जो था कितना? m2 ही था। यस, m2g/2। अब अगर आप इस सिचुएशन को एनालाइज करिए तो आपको लगेगा कि राइट में फोर्स ज़्यादा है तो सिस्टम राइट में ही जाएगा, और क्योंकि ये रस्सी से कनेक्टेड है तो दोनों अलग अलग नहीं चल सकते, दोनों के एक्सेलरेशन सेम मैग्नीट्यूड के ही होंगे, और यही ए हमें निकालना है। अब चाहे तो हम दोनों पे अलग अलग न्यूटन्स लॉ लगा सकते हैं, बट देयर इज़ अ वेरी सिंपल सिचुएशन। आप इन दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान लीजिए। अगर आप इन दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान लेते हैं, ठीक है, तो टेंशन हो जाएगा इंटरनल फोर्स। ओके, और इस सिस्टम पे जो नेट फोर्स होगा एफ नेट, वो होगा कितना? m2g माइनस m2g/2। ओके, और ये होगा सिस्टम का नेट मास m1 प्लस m2 और टाइम्स a एक्सेलरेशन। ओके, और यही एक्सेलरेशन हमें निकालना था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाती है m2g/2 m1 प्लस m2। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर 26। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अभी कह रहा है कि देयर आर टू मासेस m1 5 kg, m2 2 kg, और दोनों पे एक एक फोर्स लगा है 1 न्यूटन का। दोनों का एक्सेलरेशन निकालिए। डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ द स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f1 कंटिन्यूज टू एक्ट। देखिए, इस क्वेश्चन को फिर से हम उसी टेक्निक से कर सकते हैं कि इस क्वेश्चन को एक सिंगल वन लाइन में इमेजिन करें कि भाई ये मास m1 है और ये मास m2 है। ठीक है, अब जैसे कि इनके वेट होंगे नीचे की तरफ m1g m2g, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम जब m1 को ऐसे लिफ्ट करेंगे और m2 को ऐसे लिफ्ट करेंगे तो दोनों एक टेबल पे आ जाएंगे और इनके बीच में रस्सी रहेगी। बट फोर्सेस वगैरह बनाइए आप, देखिए ये टेंशन T है, टेंशन T है। अब फोर्सेस देखिए तो m1 5 kg का था, तो इसका वेट होगा 50 न्यूटन, और एक 1 न्यूटन और लगा हुआ है। ठीक है, अभी मैं जी को 10 ले रहा हूँ, तो m1 पे इधर की तरफ एक फोर्स आएगा, कितना? 51 न्यूटन का। और ऐसे ही m2 केवल 2 kg है, तो m2 का वेट होगा 20 न्यूटन, और f ऐड होने के बाद ये आ जाएगा 21 न्यूटन। अब आप देख सकते हैं कि आप चाहें तो इन दोनों पे अलग अलग न्यूटन्स लॉ लगाइए, या फिर इन दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान लीजिए। तो इन दोनों को एक सिंगल सिस्टम मान लें अगर, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में फोर्स ज़्यादा है 51 न्यूटन का, तो एक्सेलरेशन लेफ्ट में ही होगा। तो फर्स्ट केस में अगर हम सॉल्व करें इसे, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू आ जाएगी नेट फोर्स 51 माइनस 21 डिवाइडेड बाय टोटल मास विच इज़ 3 ओनली। तो ये बन जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो ये लेफ्ट में जा रहा होगा, है ना। हमारी प्रॉब्लम में कैसे चल रहा होगा, तो देखिए m1 लेफ्ट में जाना है, मतलब m1 भारी है तो m1 का नीचे जाना और m2 का ऊपर जाना। अब सेकेंड पार्ट में कहा है डिस्क्राइब द मोशन ऑफ m1 इफ स्ट्रिंग ब्रेक्स बट f1 कंटिन्यूज टू एक्ट। तो भाई अगर रस्सी टूट जाती है, देखिए अगर मान लीजिए रस्सी टूट जाती है तो क्या होगा? अगर रस्सी को काट दिया जाए, काट दिया जाए, तो m1 पे केवल एक ही फोर्स लगेगा, इसका वेट, सॉरी, m1 पे 2 फोर्स लगेंगे, इसका वेट और एक फोर्स F जो कि लगातार लग रहा है। तो अब ऐसे में m1 को आप ऐसे इमेजिन करिए, और इस पर टोटल जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है वेट प्लस F, दैट इज
51 न्यूटन का और इसका मास कितना है 5 kg। तो इसका जो है नेट एक्सेलरेशन अब आएगा, न्यू एक्सेलरेशन, वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा नेट फोर्स अपॉन मास दैट इज 51/5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और 51/5 हो जाएगा आई होप 10.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखिए ये था क्वेश्चन नंबर 27। आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब इसमें कहा गया है कि अब देयर आर 3 masses m1, m2 and m3, 1 kg, 2 kg, 3 kg. Find the acceleration of m1, m2 and m3 or the strings from upper pulley. The string from upper pulley to m1 is 20 centimeter. तो देखिए यहाँ पे एक बात और कही, पहले तो मैं एक्सेलरेशन निकालना, फर्स्ट पार्ट में तो एक्सेलरेशन निकालना है और फिर बाद में ये भी कहा गया है कि अपर पुली से m1 की डिस्टेंस जो दी हुई है दिस इज 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम रेस्ट से स्टार्ट करें, सिस्टम रेस्ट से रिलीज हो, तो कितनी देर लगेगी m1 को पुली पे पहुंचने में। तो देखिए एक बार एक्सेलरेशन निकाल ले अगर हम, उसके बाद इसको हम करेंगे। तो पहले एक्सेलरेशन एज्यूम कर लेते हैं। देखिए आपने ये सवाल कई तरीके से किया होगा, चलिए मैं आपको एक ना बड़ा यूनिक तरीका बताता हूँ, इससे सवाल बहुत इजी हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कह रही है अगर आपके पास मल्टीपल ब्लॉक्स एंड मल्टीपल पुलीज हैं तो मैं क्या सिखाता हूँ आपको कि आप ऐसा करिए, इन सबके एक्सेलरेशन एज्यूम कर लीजिए। आप कहेंगे इसमें कौन सी नई बात है, एक्सेलरेशन तो एज्यूम करते ही हैं। आप इन सबके एक्सेलरेशन एज्यूम कर लीजिए। जैसे m1 का मान लीजिए हमने माना कि ये नीचे की तरफ जा रहा है a1 एक्सेलरेशन से, m2 का एज्यूम करिए नीचे जा रहा है a2 के एक्सेलरेशन से, और m3 भी नीचे जाता हुआ मान लीजिए a3 के एक्सेलरेशन से। अब आप कहेंगे भाई ये कैसे हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता। बिल्कुल नहीं हो सकता। इन तीनों के जो एक्सेलरेशन के रिजल्ट आएंगे वो तीनों एक डायरेक्शन में नहीं होंगे। भाई कुछ मासेस ऊपर जा रहे होंगे, कुछ मासेस नीचे जा रहे होंगे। बट चिंता मत करिए, आप ऐसे चल दीजिए, क्योंकि हमें पता तो है नहीं कि कौन एग्जैक्टली ऊपर जा रहा है कौन नीचे जा रहा है। ठीक है, और शायद आप मासेस को देख के गेस कर सको, बट मैं कहूँगा मत ही गेस करो। ठीक है, क्योंकि ग्राउंड के फ्रेम में एग्जैक्टली किसका कितना एक्सेलरेशन होगा और किस तरफ होगा, ये बात तीनों के लिए गेस कर पाना यहाँ पे मुश्किल है। तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आप गेस कर पाए, किसी क्वेश्चन में ना गेस कर पाए। तो हम ऐसी अप्रोच रखते हैं कि अगर हम नहीं भी गेस कर पा रहे तो हम सवाल को कर लें। ठीक है, आप चाहें तो कुछ के एक्सेलरेशन ऊपर कुछ के नीचे मान सकते हैं, बट ऐसे एजम्पशन लेने के लिए फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आप सबके एक्सेलरेशन एक ही दिशा में मान लीजिए। आप चाहें तो आप सबके एक्सेलरेशन ऊपर मान सकते हैं। ठीक है, अब बस ध्यान रखिए। दूसरी बात देखिए, अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पे टेंशन T है, तो इस रस्सी में तो टेंशन T ही होगा, इस पूरी रस्सी में जो दिख रही है यहाँ पे। ओके, क्योंकि रस्सी लाइट है। लेकिन यहाँ की रस्सी में टेंशन 2T हो जाएगा, ये बात आपने सीखी होगी, मैंने पहले भी समझाई है। तो इस रस्सी में टेंशन 2T होगा। तो अब यहाँ पे टेंशन अगर 2T होगा तो M1 पे ऊपर की तरफ कितना टेंशन लगेगा, 2T। ठीक है, अब आपने एक कंस्ट्रेंट सीखा होगा, मैं यहाँ पे समझा भी देता हूँ कि किसी आइडियल केस वाले पुली मास सिस्टम में, ठीक है, समेशन ऑफ T डॉट V ये 0 होता है फॉर ऑल मूविंग मासेस। तो यहाँ पे 3 मासेस हैं M1, M2, M3। आप एक मोमेंट के लिए इमेजिन कर लीजिए उनकी वेलोसिटीज A1, A2, A3 जिनकी एक्सेलरेशन है उनकी वेलोसिटीज V1, V2, V3 हैं। तो T डॉट V हमेशा 0 होगा। ठीक है, अब देखिए 1 को पकड़ते हैं। तो 1 का एक्सेलरेशन नीचे है भाई, तो वो नीचे ही जाएगा, उसकी वेलोसिटी भी नीचे मान लीजिए। तो देखिए 1 पे आप देखेंगे टेंशन ऊपर है और वेलोसिटी नीचे, एक्सेलरेशन नीचे है, वेलोसिटी भी नीचे होगी क्योंकि सिस्टम ने रेस्ट से स्टार्ट किया है। तो T डॉट V की वैल्यू आ जाएगी -2T V1। ओके, क्योंकि M1 पे टेंशन 2T है, उसकी वेलोसिटी नीचे हम एज्यूम कर रहे हैं, और ऊपर और नीचे। तो T डॉट V में आप जानते हैं कि अगर एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आता है। M2 और M3 में भी देखिए वेलोसिटी और टेंशन अपोजिट ही होंगे तो नेगेटिव ही आएगा, लेकिन यहाँ पे टेंशन T है V2,
और माइनस टी v3। ये हमने तीनों मूविंग मास कवर कर लिए और ये 0 हो गया और यहाँ से टी देखिए गायब हो गया। अब आप माइनस को भी गायब कर सकते हैं तो आपके पास रिलेशन आ जाएगा 2v1 प्लस v2 प्लस v3 इक्वल्स टू 0 और इसको डिफरेंशिएट करने विद रिस्पेक्ट टू t तो आपको आप जानते हैं dv बाई dt एक्सेलरेशन हो जाता है, तो ये आ जाएगा 2a1 प्लस a2 प्लस a3 इक्वल्स टू 0। ये हमने पहले इक्वेशन बना ली जो एक्सेलरेशन को रिलेट करती है कंस्ट्रेंट इक्वेशन। अब आप बस इतना ध्यान रखना है कि आप एक्सेलरेशन कैसे भी एज्यूम करें, लेकिन आपको न्यूटन्स लॉ उन्हीं एज्यूम्ड एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के हिसाब से ही लगाना है। तो मैंने सारे एक्सेलरेशन नीचे मान लिए थे, ठीक है, तो आप नीचे को ही एक्सेलरेशन मानते हुए न्यूटन्स लॉ बनाए। तो अगर आप m1 पे देखेंगे तो m1 पे 2t ऊपर है और नीचे m1g भी फोर्स लग रहा होगा, तो हम ऐसे इक्वेशन बनाएंगे एज इफ ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो इस पे इक्वेशन आएगी m1g माइनस 2t इक्वल्स टू m1 a1। चलिए इसमें वैल्यू रख देते हैं मास की, तो m1 1 kg है तो यह आ जाएगा g माइनस 2t इक्वल्स टू a1। तो ये तो a1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से m2 को देखें, अब ध्यान रखिए m2 2 kg है, ओके, तो m2 2 kg है तो इसका वेट कितना हो जाएगा, अरे भाई 2g माइनस t बराबर 2a2, ओके, 2 उसका मास है तो उस पर भी हमने न्यूटन्स लॉ लगा दिया, ओके। और 3 पे जाए तो 3 का मास 3 kg है तो इसका हो जाएगा 3g माइनस टी। देखिए आप m2 और m3 पे केवल t का टेंशन है, 3a3। अब हमें 3 इक्वेशन मिल गई जहाँ पे हमें a1 a2 a3 मिल चुके हैं। तो अब आप जैसे मर्जी आए सॉल्व करें, आप देखेंगे जो इक्वेशंस हैं अब मिल रही हैं हमें, 3 इक्वेशन यहाँ मिल गई हैं और एक ये मिल गई है और 4 इक्वेशन हो गई, 4 ही अननोन है, कितने, a1 a2 a3 और t। कैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक एल्गोरिथम ये भी है कि आप इन तीनों इक्वेशन से आप a1 a2 a3 की वैल्यू निकाल के इक्वेशन नंबर 1 में डाल दें। तो देखिए इक्वेशन नंबर 1 को दोबारा लिख सकते हैं 2a1। अब आप कह सकते हैं a1 की वैल्यू g माइनस 2t है प्लस a2, अब a2 की वैल्यू 2g माइनस t अपॉन 2 है और प्लस a3, और a3 की वैल्यू 3g माइनस t अपॉन 3 है और ये 0 हो गया। अब यहाँ से क्या आ जाएगा, यहाँ से t आ जाएगा, ठीक है, तो t आ जाएगा। तो देखिए पहले हम लेफ्ट में g रखते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको 2g दिख रहा होगा, यहाँ पे g दिख रहा होगा 2g बाई 2 और यहाँ पे भी g दिख रहा होगा, तो लेफ्ट में आ जाएगा 4g और राइट में देखें क्या आता है। तो राइट में आप देखेंगे तो फर्स्ट टर्म से 4t पहुँचेगा, सेकेंड टर्म से t बाई 2 पहुँचेगा प्लस में ही, और थर्ड टर्म से t बाई 3 पहुँचेगा। तो इसे सॉल्व करने पर हमें मिल जाएगा, चलिए 6 को एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हमें मिल जाएगा 24 प्लस 3t 27 29t, ये मिल जाएगा हमें t। और देखिए टेंशन की वैल्यू आ गई है 24g बाई 29, तो ये टेंशन की वैल्यू आ गई है, ओके। अब सब कुछ करना बहुत आसान है, जैसे पहले पार्ट में कहा है तीनों के एक्सेलरेशन बताइए, तो बस आप t की वैल्यू उठाइए। अब आप t की वैल्यू को जब आप इस इक्वेशन में रखेंगे a1 की इक्वेशन में तो आपको a1 मिल जाएगा, a2 की इक्वेशन में रखेंगे तो a2 मिल जाएगा और a3 की इक्वेशन में रखेंगे तो a3 मिल जाएगा। तो आई होप वो आप कर सकते हैं, t की वैल्यू तो हमें मिल ही गई है ना, ठीक है। हाँ चलिए जरा एक काम करते हैं, a1 निकालते हैं। तो जब हम t की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे तो a1 की वैल्यू आ जाएगी g माइनस 2t, यानी कि 48t बाई 29। अब जब यहाँ पे एलसीएम लेते हैं, अरे सॉरी 48g था वो, t नहीं था, 48g बाई 29। अब जैसे ही आप इसमें वैल्यू निकालते हैं आप देखेंगे वैल्यू नेगेटिव आ रही है, कितनी आ रही है, माइनस 48 माइनस 29 क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा व्हाट 19 आई था, आई सपोज 19 हो जाएगा, तो 19 g अपॉन 29। तो ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है, ये माइनस साइन केवल आपको एक बात बता रहा है कि हमने तो इसका एक्सेलरेशन नीचे माना था बट है नहीं, वो किधर है, ऊपर की तरफ है,
ओके तो बस इतना आपको ध्यान रखना है कि आप ये सोल्यूशन आपको अपने आप सही वैल्यू दे देगा। अगर जो भी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आ रहे हैं इसका मतलब वो जैसे आपने माने वो वैसे ही हैं, और जो भी एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा है वो अपोजिट है। ओके तो बस आपके पास A1 मिल गया है। अब A1 डिसाइड हो गया कि A1 की डायरेक्शन ऊपर है। अब सेकेंड पार्ट में आए तो M1 को पुली से टकराने के लिए 20 सेंटीमीटर चलना पड़ेगा। तो बड़े आराम से कर सकते हैं, हम जानते हैं कि भाई डिस्प्लेसमेंट बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो 1 को चलना है 20 सेंटीमीटर, दैट इज 0.2 मीटर, U0 है, और प्लस हाफ एक्सेलरेशन क्या होगा उसका 19g/29 और T स्क्वायर। यहाँ से हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं इसका टाइम कितना हो जाएगा। तो टाइम आ जाएगा आपके पास 0.2 इंटू 2 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 19g और इसका अंडर रूट। ओके तो चलिए इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। लगभग हम लोग कैलकुलेटर का यूज़ कर लेते हैं। 0.2229 कैलकुलेटर में कहाँ गया हमारा, यस ये है, ठीक है। कितना है, स्क्वायर रूट के अंदर 0.2 इंटू 2 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 190 कर देता हूँ, जी को 90 मान लेता हूँ। तो ये आ रहा है ऑलमोस्ट 0.25 सेकेंड्स। ओके देखें क्या सही है ना, हाँ बिल्कुल सही है। तो ऑलमोस्ट हमारा जो टाइम आ रहा है वो आ रहा है 0.25 सेकेंड। सो दैट्स ऑल। ये क्वेश्चन आपने देखा, सबसे अच्छा सवाल था, बहुत अच्छा सवाल था ये इस पार्ट का। और ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, काफ़ी लंबा हो गया है। थैंक यू।